गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 फिजिक्स का 4th चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का जो डिटेल्स है उसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज का ये क्लास उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। जनरली स्टूडेंट को फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि अभी तक आपने जो भी थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी किया है उस कंसेप्ट को समझते हुए आप इसका न्यूमेरिकल कैसे डील कीजिएगा। ये 4 न्यूमेरिकल है, आपके बोर्ड पे दिख रहा है। सभी स्टूडेंट वीडियो को रोककर ये चारों न्यूमेरिकल को सबसे पहले अपने कॉपी पर नोट कीजिए और पढ़कर समझिए कि इस न्यूमेरिकल में आपसे क्या निकालने के लिए कह रहा है। संभव है तो पहले खुद से बना लीजिए, उसके बाद जो सॉल्यूशन अभी हम देंगे उसको आप अपने द्वारा बनाए गए न्यूमेरिकल से मैच करवा लीजिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप सही समझ रहे होंगे, तो आपका सॉल्यूशन भी सही होगा। चलिए तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। देखिए यहाँ पर जिस धारावाही चालक तार के कारण आपको आगे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ देते हैं कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है और इनमें 0.40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। ये क्वेश्चन को देखकर और पढ़ने के बाद एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में आ रहा है। एक वृत्ताकार कुंडली होनी चाहिए, उस वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या 1 भी हो सकती है और फेरों की संख्या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो उस वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? उस वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके अक्ष पर कोई बिंदु है, तो उस अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, तार की एक वृत्ताकार कुंडली, कुंडली कैसी है? वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार कुंडली का कंसेप्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए। उसमें फेरों की संख्या कितनी है? 100। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं कि वृत्ताकार कुंडली में क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इंफॉर्मेशन लिखते हैं, वृत्ताकार कुंडली में तार के फेरों की संख्या, इसको हम n से बताते हैं। किससे बताते हैं? n से, है ना। और यह तार के फेरों की संख्या क्वेश्चन में ही दे रखा है, कितना? 100। उसके बाद है कि प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है बताइए, है ना। तो 8.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ से प्रत्येक की त्रिज्या, प्रत्येक फेरा की त्रिज्या यानी कि r, ये कितना है बताइए? तो 8 सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आप कहो कि सर सेंटीमीटर तो ऐसा यूनिट नहीं है ना,
तो ऐसा यूनिट मीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना बहुत आसान है, 10⁻⁻² से गुना कर दो, ठीक ना। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 8 × 10⁻², और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनमें यानी कि जो वृत्ताकार कुंडली है उससे कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि विद्युत धारा, बताओ, विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या लिखे, तो 0.40 एम्पियर। कोई दिक्कत? अगर हम इसको पॉइंट हटाकर लिखेंगे तो 40 × 10⁻² एम्पियर लिख सकते हैं, और 4 × 10⁻² लिख सकते हैं। एज यू लाइक आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक ना। अब है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। तो देखिए, हम यहाँ से एक वृत्ताकार कुंडली बना लिए, ठीक है। इस वृत्ताकार कुंडली से धारा या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। अगर हम ये डायरेक्शन ले लें, ये वाला डायरेक्शन, तो देखो घड़ी तो ऐसे ही चलती है ना, तो घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्लॉकवाइज, और उसके विपरीत दिशा में होगी तो एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड है ना, राइट हैंड कर्ल रूल लगाइए आप यहाँ से, तो राइट हैंड का नियम लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, तो दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड का थंब रूल यूज कर सकते हैं। तो आप जो है अपने हथेली को उसी डायरेक्शन में घुमाइए, है ना। और करना क्या है कि ये जो हथेली है और ये जो अंगूठा है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे घुमाओ। अंगूठा किधर है बताओ, अंदर की ओर, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा किधर होगी, अंदर की ओर होगी। और वह चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को हम कैसे लिखेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B इज इक्वल टू क्या होता है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, B इज इक्वल टू, ठीक है, याद करो μ0/4π, μ0/4π, ठीक है। और यह वृत्ताकार कुंडली है, यानी कि वृत्ताकार कुंडली है, तो यहाँ जो केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2π, कितना होना चाहिए, 2π। उसके बाद कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I धारा प्रवाहित हो रही है एक टर्न से, एक फेरा से कितनी धारा, I धारा। कितना इसमें फेरों की संख्या है, N, इसीलिए है ना I इंटू कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। और बटा में क्या लिखेंगे बोलिए, तो इस कॉइल से दूरी बताइए, तो केंद्र पर ना, तो केंद्र पर दूरी, तो यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम केंद्र से मिला देंगे तो यह जो दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी, यानी कि यह बटा में कितना हो जाएगा, R, ठीक है। यानी कि μ0/4π 2πIN/R। और आपको इसमें से सभी पैरामीटर का वैल्यू तो मालूम है, μ0/4π का वैल्यू कितना होता है बताओ, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, ठीक है। तो μ0/4π का वैल्यू आपको पता है, 2 कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू 3.14 आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद I का वैल्यू आपको दिया गया है, स्मॉल n फेरों की संख्या, ये वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद त्रिज्या R दिया गया है, सभी इंफॉर्मेशन आपको मालूम है। उस वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए तो किसका मान निकल जाएगा, B का मान निकल जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो वैल्यू को रखो, चलिए, तो B इज इक्वल टू μ0/4π का वैल्यू कितना, 10⁻⁻7। ध्यान दीजिएगा इधर, 10⁻⁻ कितना, -7, किसका वैल्यू आया, μ0/4π का, ठीक है। उसके बाद 2 तो रहेगा ही, और उसके बाद पाई की जगह पर 3.14। I का वैल्यू कितना है बताओ, तो I का वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखते हैं 40 × 10⁻⁻ कितना, -2, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। उसके बाद N फेरों की संख्या कितना ले लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाई
आर का वैल्यू बताओ, आर का वैल्यू कितना है 8 इंटू 10⁻²। कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो है 40 है तो 40 इंटू 10⁻, हमने -2 लिखा है। अगर हम इसे लिख देते 4 इंटू 10⁻⁻1 तो भी सही था। ठीक है, तो चलिए 40 लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक ना। अब एक काम करते हैं, हम इसको जो भी कटने वाला जो टर्म है उसको हम काट देते हैं। ठीक ना। तो अब काटेंगे कैसे वो देखिए, 2 से इसको काटो, कितना 4 से इसको काट दो, कितना आएगा? ठीक है 4, ठीक है 10 आ जाएगा। उसके बाद 10⁻⁻2 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 10⁻ कितना है बताओ? -2 है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब यहाँ से ये कितना बच रहा है बताओ? 10 और यहाँ 2 0, तो ऊपर में कितना बचा? b इज इक्वल टू, ये लिख लो पहले 3.14 इंटू 10⁻ कितना? -7 इंटू 10⁻1 10⁻2 तो 10⁻3 है ना, तो 10⁻3। और हम क्या निकाल रहे हैं? b मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला, जिसको हम कैपिटल T से इंडिकेट कराते हैं, टेस्ला। ठीक है, तो अब यहाँ से 10⁻⁻7 और 10⁻3 बताओ, गुना में पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना, तो -7 में +3 ऐड करो तो b इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? जो न्यूमेरिकल दिया गया है उस न्यूमेरिकल को हम पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे दोबारा पढ़ेंगे। उसके बाद उस न्यूमेरिकल में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन का एक लिस्ट तैयार कीजिए। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है वो, ठीक है, तो जो पूछ रहा है उसके लिए आपको वो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, है ना। और फॉर्मूले में अगर कोई अननोन क्वांटिटी रह गया है, जैसे फॉर्मूला में मान के चलिए कि अगर इसमें कुछ निकालने के लिए कहता, ठीक है, तो पहले फिर हम उसको कैलकुलेट करके फिर फॉर्मूला में डालते, है ना। तो यहाँ फेरों की संख्या दे रखा है, प्रत्येक फेरा की त्रिज्या कितनी है वो दे रखा है। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जो भी यूनिट दिया हुआ रहेगा, अगर ऐसा यूनिट है तो ऐसा यूनिट में ही सब होना चाहिए, ऐसा यूनिट नहीं है तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक ना। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमने लगाया। इसमें से जो भी आप देख रहे हैं सबका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा था, हमने उस वैल्यू को यहाँ पे रखा और बाद में हमने कैलकुलेट कर लिया। दैट्स ओके। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। ओके, चलिए, तो आप सभी स्टूडेंट उस का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट पहले बना लिए होंगे तो आप अपने सॉल्यूशन से इसको मैच करा लीजिए, सही है या गलत है। नेक्स्ट, तो आप वीडियो देखिए और इसके बाद इसको नोट कीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, एक लंबे, ध्यान दीजिएगा, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, है ना। तो आपको बियो-सावर्त नियम पढ़ाया गया था, है ना। तो बियो-सावर्त नियम का अनुप्रयोग जो हमने पढ़ाया था कि एक सीधा धारावाही चालक तार है, अनंत लंबाई की सीधा धारावाही चालक तार है। उस धारावाही चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो है ना। और उसकी दिशा मालूम करने के लिए भी हमने आपको बताया था। तो एक सीधा धारावाही चालक तार है, उस सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर, ये सीधा धारावाही चालक तार है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है कितनी, I धारा प्रवाहित हो रही है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है,
कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B कैलकुलेट करना है। तो B बराबर आया था म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I बटा में कितना r। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद दिशा मालूम करने के लिए हमने दाहिने हाथ का अंगूठा नियम लगाया था कि आप जो है पंजे और अंगूठा को लंबवत दिशा में रखिए। अंगूठा उसी दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस पंजे को जिस दिशा में मोड़िएगा, है ना, वह दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, है ना। जैसे धारा ऊपर की ओर है तो बताइए पंजा बोर्ड के अंदर जाएगा कि बाहर आएगा? बोलो, अंदर जाएगा ना। तो अंदर जाएगा तो अंदर वाले डायरेक्शन को हम लोग किससे बताते हैं? क्रॉस से बताते हैं, और बाहर वाले डायरेक्शन को डॉट से बताते हैं। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का ये आ गया, है ना। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए अब हम जो डेटा इसमें दिख रहा है उस डेटा का सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद वो फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि विद्युत धारा I इज इक्वल टू कितना? 35 एम्पियर। एम्पियर ऐसा यूनिट है ना, तो ऐसा यूनिट में ही तार से, है ना, स्थित बिंदु की दूरी, तार से स्थित या तार के सापेक्ष, क्या लिखेंगे? तार के सापेक्ष स्थित बिंदु की दूरी r कितना है? देखिए तो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर से काम चलेगा क्या? नहीं, सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा, मीटर हमको चाहिए। तो मीटर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 100 से जब भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। होगा या नहीं होगा, है ना। उसके बाद विद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, ठीक है। तो r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I बटा r। म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू बताओ? 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू I का वैल्यू कितना है? 35 बटा r का वैल्यू कितना है? 0.2। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट होता है क्या है? टेस्ला होता है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो? तो देखो ये 2 से ये 2 हम काट सकते थे, लेकिन यहाँ 0.2 है ना, तो 0.2 है तो आप क्या कर सकते हो बताओ? अगर हम इसको 2 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर लिखेंगे तो कोई दिक्कत? लिख सकते हैं, दशमलव को हटा देंगे तो हम यहाँ से 2 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? बोलो, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा? 35 इंटू 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -1, ठीक है। तो भाग में पावर को क्या करते हैं? घटा देते हैं ना। तो -7 में से माइनस करना है 1 को कि -1 को? -1 को। तो -7 में से -1 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -7 + 1 -6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे? 35 इंटू 10 टू द पावर -6, और यही क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? टेस्ला, है ना। तो ये हो जाएगा टेस्ला, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका हो गया। अब किसी स्टूडेंट को ये चाहिए कि सर आंसर तो ऐसे नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बताया था कि 0 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो अगर 3.5 लिखोगे तब क्या होगा? देखो B इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ठीक है। यानी कि अगर दशमलव को लेफ्ट में ले जाते हैं तो यहाँ पर एक डिजिट क्या होगा? ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो -6
+1 करो तो कितना हो जाएगा -5। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को समझ गए ना, वो 3, 4 खुद से बना सकते हैं। बस इसमें क्या है कि तार की स्थिति भी आपको दे रहा है कि क्षैतिज तल में स्थित है ना। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो पूछ ही रहा है, और साथ साथ आपसे क्या पूछ रहा है, दिशा भी पूछ रहा है ना। चलिए, तो पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन सभी स्टूडेंट अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, देखते हैं। क्षैतिज तल में स्थित, तो ये बोर्ड को ही हम लोग ले लेते हैं कि यह क्षैतिज तल है। कौन सा तल है? क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल में स्थित एक लंबे सीधे तार में, देखिए ये भी तार कैसा है, लंबा है, सीधा है। 50 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। हाँ, डायरेक्शन आपको दे दिया, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। कुछ नहीं, क्षैतिज तल में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अगर आपको दिखाना है तो कैसे करोगे, तो 2 है ना परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए, 2 लंबवत लाइन ले लेते हैं। ठीक है, लेते हो कि नहीं ज्योग्राफी में, है ना। तो ऊपर वाला डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं बताइए, ये क्या है, नॉर्थ है। ठीक, ये क्या है, साउथ है। ये क्या है, ईस्ट है। और ये क्या है, वेस्ट है। ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण और ये पश्चिम। कंप्लीट। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्षैतिज तल में स्थित एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर से किधर आ रही है, दक्षिण की ओर। तो तार जो है ना वो ऐसे है, तार ऐसे हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो एरो दिखा देते हैं। आई कितना एम्पीयर की धारा इससे प्रवाहित हो रही है, 50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कंप्लीट। इस तार से कितने मीटर की दूरी पर, 2.5, तो 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर तार के पूर्व में, है ना, स्थिति देखिए तार के पूर्व में। तो तार के पूर्व में यहाँ पर कोई बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं बताइए, P। इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, तार से 2.5 मीटर है। और यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और दिशा भी पूछ रहा है, तो दिशा तो आसानी से निकाल लोगे ना। आपको क्या करना है, अंगूठा को किसकी दिशा में रखना है, धारा की दिशा में। तो अंगूठा को धारा की दिशा में रखे, ये आ गया, है ना। और यहाँ पंजा जो है किसकी तरफ होना चाहिए, तो जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस बिंदु पर। ठीक है, अब बताओ पंजा को मोड़ो, बोर्ड के अंदर की बोर्ड के बाहर, बोलो बोर्ड के बाहर की ओर आएगा। यानी कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह, अगर आपके पास पेपर है, आपके सामने में क्या है, पेपर है, तो आप क्या कहोगे कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, लंबवत किधर, बाहर की ओर। और इसको हम किस डायरेक्शन से इंडिकेट करेंगे, डॉट के द्वारा। किसके द्वारा, डॉट के द्वारा। कंप्लीट। ठीक है, तो विद्युत धारा I कितनी है बताइए, 50 एम्पियर। R कितना है, ये तो है ना, R कितना है, 2.5 मीटर। तो हम जानते हैं कि B इज इक्वल टू क्या होता है, जस्ट अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, μ0 बटा 4 पाई 2I बटा R। ठीक है, उसके बाद μ0 बटा 4 पाई का वैल्यू कितना रखोगे, 10⁻⁻7। 2 तो कांस्टेंट ही है, I के जगह पर कितना लिखोगे, 50 लिखोगे, बटा R के जगह पर कितना लिखोगे, 2.5, है ना। और ये किस में बदल जाएगा बताओ, टेस्ला में। चलो अब यहाँ से पॉइंट को अगर हम हटाएंगे, तो यहाँ पर 10⁻⁻1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
यहाँ से इसको काट दीजिए, 25 दूना कंप्लीट, 2 2 जा कितनी है ना, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 10 टू दी पावर कितना है बताओ, -7। -7 में से माइनस करना है किसको, -1 को, है ना। तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि -7 + 1 कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -6 टेस्ला। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम क्या लिखेंगे कि बिंदु, कुछ लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 4 × 10 टू दी पावर -6 टेस्ला होगा और इसकी दिशा कागज तल के लंबवत किधर होगी, बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। आई थिंक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्षैतिज तल में 2 परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया। उस 2 परपेंडिकुलर लाइन के खींचने से हमें पता चल जाता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। और वो डायरेक्शन करने के बाद हम क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो हमें मालूम चल गया कि तार की स्थिति, है ना, किधर है, उत्तर से दक्षिण, धारा किधर से किधर की ओर प्रवाहित हो रही है ना। उस तार से कितने मीटर पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है, ये हमको मालूम चल गया और उसके हिसाब से हमने डायरेक्शन को भी मालूम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए, जमीन के ऊपर खींचे एक क्षैतिज बिजली के तार में, है ना, क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आ रहा है ना, जमीन के ऊपर है, ठीक है, उसके बाद एक क्षैतिज बिजली का तार है, उस बिजली के तार से 90 एम्पीयर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। किधर प्रवाहित हो रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तो तार के 1.5 मीटर नीचे, किधर, नीचे, ठीक है, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करें, ठीक ना। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग क्वेश्चन को आसानी से, देखो आप ना ऐसे कल्पना करो कि हम यहाँ ऐसे खड़े हैं, ठीक है। सपोज डैट कि ये हमारा सामने वाला जो है वह पूर्व की डायरेक्शन है और ये वाला डायरेक्शन हमारा किधर है, पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो अगर हम पूर्व की ओर खड़े हैं तो स्वाभाविक है कि ये हमारा कौन सा डायरेक्शन होगा, उत्तर होगा, और ये हमारा क्या होगा, दक्षिण होगा, ठीक है। ये बच्चे वाली एक बात हो गई कि सर पूर्व पश्चिम को कैसे पहचानेंगे, तो सूर्योदय की तरफ आप अपना चेहरा करके खड़े हो जाओ और उसके बाद हाथ को फैला लो, ठीक है। तो जिधर देख रहे हो ना वो पूर्व की डायरेक्शन है, पीछे वाला तुम्हारा पश्चिम का डायरेक्शन हो गया, और ये बाएं हाथ का क्या दिखाएगा, उत्तर, और ये दाहिने हाथ का क्या बताएगा, दक्षिण। तो आप किसी भी डायरेक्शन में घूम जाओ, उस तरह से आप कर सकते हो। तो देखिए, ये एक बिजली की तार है, ठीक है। अब यहाँ धारा किधर से किधर प्रवाहित हो रही है, पूर्व से पश्चिम, है ना, यानी कि धारा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। और इसके नीचे एक बिंदु है, इसके नीचे क्या है, एक बिंदु है ना। कितनी दूरी पर है, 1.5। तो अब देखो, अगर हम तार को ऐसे रखें और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, तो अंगूठा को किसकी दिशा में रखना है, धारा की दिशा में। तो ये धारा की दिशा, ये इधर है, तो ये धारा की दिशा में। अब यहाँ पर जो बिंदु है तो हम पंजा मोड़ेंगे तो ये किधर आएगा, है ना। तो कहोगे सर अगर हम इसको प्लेन में रखेंगे तो ये हमारी तरफ आ रहा है, ये आपकी तरफ जा रहा है ना, तो ये आपकी तरफ जा रहा है, यानी कि कागज तल के लंबवत किधर होगा, बाहर की ओर होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन जरा हम देख लेते हैं। तो फिगर ड्रॉ कैसे होगा, तो फिगर इसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप एक, है ना, क्या लेते हो, पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना। तो ये अगर ईस्ट डायरेक्शन है तो ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट, और ये तार है, ठीक है। इससे धारा आई कितनी प्रवाहित हो रही है, 90 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इससे जो है कितना मीटर नीचे है बताइए, 1.5 मीटर, है ना। ये किसका वैल्यू है बताइए, आर का, ठीक ना। फिर से आप देख लीजिए,
तो ये जो है अंगूठा की दिशा में आप इसको रखिए, तो यहाँ पर पंजा मोड़िएगा तो किधर आएगा, बाहर की ओर, यानी कि यहाँ जो बी आएगा वह बाहर की ओर होगा। और बी का फॉर्मूला तो फिर यही लगने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सॉल्यूशन है। किसके लिए, 4 के लिए। फॉर्मूला तो हमारा यही लगेगा ना, है ना, कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तो ये तो यही फॉर्मूला रहने वाला है। लेकिन अब हम यहाँ से वैल्यू को चेंज करेंगे। क्या क्या वैल्यू चेंज होगा, तो μ0/4 पाई का तो वैल्यू उतना ही रहने वाला है, 2 तो वही रहेगा। हाँ, इस वैल्यू को कोई स्टूडेंट लिख सकता है ना, 15 × 10⁻⁻1 मीटर। कोई दिक्कत, क्यों लिखे अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 × विद्युत धारा कितनी है 90 एम्पियर बटा आर का मान हम कितना दे सकते हैं 15 × 10⁻⁻1। अब देखो कितना आसान है, 15 छक्का कट गया आसानी से, ठीक है। 6 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो ये क्या लिखोगे 12 × 10⁻, फिर कितना -6, और ये किस में, टेस्ला में। आप कहोगे सर बुक में तो इतना आंसर नहीं है, वो 1.2 है। क्यों होगा 1.2, मेरे भी दिमाग में आ रहा है कि 1.2 ही होना चाहिए, क्योंकि वो 10 से ऊपर चला गया, हमें 10 से नीचे चाहिए। तो क्या करेंगे 1.2 × 10⁻⁵ टेस्ला, यही क्या हो जाएगा आंसर। लैंग्वेज में क्या लिखोगे, तो बिंदु P पर, अगर इसको बिंदु P ले लेते हैं तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना, बोलो 1.2 × 10⁻⁵ टेस्ला होगा, और इसकी दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो ये हमारा फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। तो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड मैंने शुरू का 4 क्वेश्चन अभी डील किया है। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए, ठीक है, और इसके बाद आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करो। बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जो है उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।